अब एक चोर एक घर में चोरी करने के लिए जाता है। अब चोरी करने के बाद अब एक कमरे में घुसता है, उसमें 9 साल की लड़की सो रही थी और फिर उसके पास जाके सो जाता है। फिर जैसे ही वो लड़की की आँख खुलती है और वो जैसे ही चिल्लाने वाली थी, उसके बाद उसकी गर्दन दबा देता है और उसकी गर्दन दबाने के बाद अब फिर वो जब तक नहीं छोड़ता जब तक उसके प्राण निकलने के लिए नहीं हो जाते। उसके बाद फिर वो एकदम से छोड़ देता है और फिर वो डरी सहमी सी लड़की कुछ बोलती नहीं और फिर उसके धीरे धीरे सारे कपड़े उतार देता है और फिर उसके साथ रेप जैसी घटना को अंजाम देने की कोशिश करता है। तो फिर एकदम चीखती है। अब साथ वाले रूम में उसकी मम्मी सो रही थी और फिर वो एकदम उठ के आती है और फिर देखती है, दंग रह जाती है। लेकिन फिर वो महिला घुटनों के बल बैठ गई थी और हाथ जोड़ के उसको रहम की भीख मांग रही थी, लेकिन अब उसको दया आ जाती है और वो छोड़ देता है। अब जो गहने और कैश लेकर के वहाँ से चला जाता है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूँ एक और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी झारखंड के शहर रांची की। तो इसी रांची का एक एरिया लगता है बूटी मोड़ चौक। 16 दिसंबर 2016 की ये घटना। अब जैसे ही सुबह का टाइम था, अभी पूरी तरह से दिन निकला नहीं था और लोग इधर से उधर जा रहे थे, कोई घूमने वाले थे, कोई इधर से उधर जाने वाले थे। फिर उसके बाद अब एक घर में देखते कि धुआं निकल रहा है। शायद लोगों ने सोचा कि इस घर में कहीं किसी चीज़ से आग लगी होगी। फिर अब जैसे ही जाके देखते हैं, अब देखने के बाद देखते कि धुआं अब उस घर में से ही निकल रहा था। और उसके बाद फिर दरवाज़ा खोलते देखते कि अब घर की सारी चीज़ें जली हुई थी, क्योंकि दरवाजे और लकड़ी का सारा सामान और फ्रिज कूलर ये सब जल चुके थे। लेकिन फिर अब जैसे ही एक बेड की तरफ नज़र जाती है, वो भी जल रहा था, उसमें से धुआं निकल रहा था। और फिर उसके बाद अब उस शख्स की नज़र जाती है उस लड़की के ऊपर, जिसकी लड़की की लाश वहाँ पे पूरी झुलसी हुई थी, उसमें से धुआं निकल रहा था। अब फिर वो चीखता है, चिल्लाता है। फिर देखते देखते वहाँ पे हुजूम इकट्ठा हो जाता है, लोग बाग इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद फिर ये सोचते हैं कि आखिर ये किया तो किसने किया। अब तुरंत पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है। अब बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन अब वो लड़की बीटेक की छात्रा थी और 19 साल उसकी उम्र थी, लेकिन नाम नहीं बता सकते किसी गाइडलाइन की वजह से। और फिर उसके बाद अब उसको कॉलेज के अगले दिन जो दोस्तों को उसको पता चलता है कि ऐसे ऐसे उसके साथ ये हादसा हो गया। और फिर उसके बाद अब पूरे जो उसके कॉलेज के स्टूडेंट हैं वो रोष में आ जाते हैं, हड़ताल करते हैं, रोड को जाम कर देते हैं। NH-33 रोड को पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं और बैठ जाते हैं धरने में। और उसके बाद फिर पुलिस आती है, लेकिन पुलिस उनके सामने कुछ कर नहीं पाती। लेकिन फिर अब मुख्यमंत्री वहाँ से कहते हैं, उनको पता चलता है इस बात का। वो कहते हैं कि हमारे को 8 घंटे का टाइम दो, हम फिर उसके बाद मुजरिमों को पकड़ के हाजिर कर देंगे, उनको सख्त से सख्त सजा देंगे। लेकिन फिर अब 8 घंटे उनको दिए जाते हैं, लेकिन 8 घंटे ही बीत जाते, पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगता। और उसके बाद अब धीरे धीरे ऐसे समय बीतता है, लेकिन पुलिस कुछ कर नहीं पाती थी। अब जो बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई थी, उस लड़की के नाखूनों में उस शख्स के जो खुरचे हुए थे, नाखूनों में जो उसका जो खुरची बॉडी का जो कुछ पार्ट था, वो उसके नाखूनों में मिला। उसके बाद फिर वो सैंपल लेने के बाद अब वो देखते हैं कि आखिर इस जो ये सैंपल है ये किसका है। अब डॉक्टर वो सैंपल रख लेते हैं और उसके बाद पुलिस जांच में जुट जाती है। लेकिन फिर अब सोशल मीडिया हैंडल जो चलाती थी, फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह, तो उसमें देखती है कि आखिर इससे कौन कौन इसकी नज़दीक के दोस्त थे और फ्रेंड थे, उनको भी पूछताछ में लिए पूछती है। ऐसे करके कम से कम 5 लोगों से लेके 6 लोगों को गिरफ्तार करती है। अब 6 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद अब उनसे पूछताछ करती है। लेकिन फिर अब पुलिस का शक जिस हिसाब से उन्होंने किया था तो वो DNA में फेल हो जाता है, क्योंकि जो सैंपल रख रखा था वो सैंपल मैच नहीं करता किसी की बॉडी का। उसके बाद फिर अब बात ये CBI तक जाती है, CBI को केस सौंप दिया जाता है। लेकिन CBI भी अब जांच करती है, लेकिन CBI के कुछ हाथ नहीं लगता। अब ऐसे ही धीरे धीरे टाइम चला जाता है। अब जो 8 घंटे अब दिनों में तब्दील हो जाते हैं और दिन अब महीनों में तब्दील हो जाते हैं। लेकिन अब तक उस मुजरिम का कोई सुराग नहीं था। लेकिन अब CBI को एक दिन वो बूढ़ी लुगाई मिलती है वहाँ पे। लेकिन वो बूढ़ी लुगाई उस CBI वालों को बताती है कि एक लड़का था जो कि इसी चेहरे का था, इसी साहब का था और ऐसे यहाँ से आता जाता रहता था। उसने सारा हुलिया बताया उसका और वो सारी चीज़ें बताई। फिर उसके बाद वो सारी उसकी नोट करते हैं बातों को कि कैसा चेहरा था, किस साहब का था, कितनी हाइट थी, क्या था क्या नहीं था। अब वो बारीकी से उनको ही पता कैसे वो जांच में वो सब लिखते हैं। फिर उसके बाद अब CBI वाले वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद
अब जैसे जैसे टाइम बीतता है, पुलिस अपने मुखबिरों को अब और टाइट करती है कि जहाँ भी कुछ सुराग लगे तो वहीं पे हमारे को बताना, क्योंकि अब केस सॉल्व करना था और टाइम बहुत हो चुका था, क्योंकि पुलिस को अब तक कुछ हाथ नहीं आया। लेकिन फिर अब कुछ दिन बाद लखनऊ में अब एक दुकान पे मोबाइल चोरी हो जाता है। उसके मोबाइल चोरी के केस में एक शख्स को गिरफ्तार करती है वहाँ की पुलिस, लखनऊ पुलिस। और फिर रांची पुलिस को ये पता चलता है कि वहाँ पे एक चोरी करता हुआ पकड़ा गया, मोबाइल की चोरी कर रहा था। और फिर उसके बाद अब वहाँ से रांची पुलिस अपनी टीम गठित करके वहाँ से चलती है और फिर लखनऊ आती है। अब उस शख्स को जो मोबाइल चोरी केस में पकड़ा गया था उसको उठाती है और वहाँ पे रांची लेके जाती है और फिर उसको पूछताछ करती है अपने हिसाब से। अब उसका नाम राहुल राय होता है और राहुल राय के काफ़ी नाम थे, कम से कम 6 से 7 नाम थे, अलग अलग बदल के बताता था वो किसी को भी। और इतने नाम क्यों रख रखे थे, शायद या तो वो जाने या उनके घर वाले जाने। और उसके बाद फिर उनसे पूछताछ करते, फिर बताता है अपनी सारी हिस्ट्री। तो उसने एक बार एक घर में चोरी की और चोरी करने के बाद उसके बाद फिर वो वैसी जैसी हरकतें करता था। अब उसमें 13 से 14 साल की एक लड़की थी। चोरी करने के बाद उसके रूम में जाता है और उसके पास सो जाता है। सोने के बाद जैसे ही लड़की की आँखें खुलती हैं उसके बाद फिर से उसके गला दबा देता है और गला तब तक दबा के रखता है तब तक उसके प्राण बाहर निकलने के हो जाते हैं। उसके बाद फिर वो एकदम से छोड़ देता है। फिर लड़की एकदम डर जाती है कि अभी तो मेरा जी निकल गया होता, शायद अब मैं कुछ कहूँगी तो इसको फिर से मार ही देगा जान से। तो लड़की कुछ बोलती नहीं थी। फिर वो कपड़े उतारता था और रेप जैसी घटना को अंजाम देता था। लेकिन फिर उसके बाद अब मामला पुलिस में दर्ज करवाते हैं कि ऐसे ऐसे चोरी हुई, फिर उसके बाद रेप जैसी घटना को अंजाम दिया गया। अब जो लड़की थी उसके जो अंडरवियर थे उसमें जो सीमेंस था लगा हुआ था वो जांच के लिए भेज देते हैं और फिर जांच में उसको लड़के को जो राहुल राय होता है उसको दोषी पाया जाता है। पुलिस पकड़ लेती है और पुलिस पकड़ने के बाद अब पुलिस इसको 29 जून 2013 को जेल में डाल देती है। और उसको जेल में डालने के बाद फिर वो जेल में रहता है। लेकिन फिर एक दिन कुछ टाइम बाद गांव में उसका चाचा ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर 4 सितंबर 2016 को अब उसको जमान दे देते हैं, यानी पैरोल पे छुट्टी दे देते हैं और पुलिस उसके साथ जाती है। 2 पुलिस वाले होते हैं। अब उसको लेके जाते हैं, जो उसका वो क्रियाक्रम होता है वो सब कराने के लिए, जो पिंड दान होते हैं वो कराने के लिए। उसके बाद फिर वो भेज दिया जाता है। लेकिन फिर वो रास्ते में जाने के बाद वो कहता है कि मेरे पास कुछ पैसे हैं और मेरे को दारू की तलब लगी हुई है। काफ़ी टाइम से मैंने दारू नहीं पी और फिर अब दारू पीने के लिए मन करता है, क्योंकि वैसे भी बिहार में दारू बंद है। फिर भी ये पुलिस वालों ने कहा चल ठीक है पी लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो किसी जगह से दारू का एडजस्टमेंट करता है, दारू लेके आते हैं। अब साथ में वो पुलिस वाले ही पीते हैं दोनों, लेकिन वो खुद कम पीता है और पुलिस वालों को दारू ज़्यादा पिलाता है। अब उसी दौरान उनको दारू इतनी पिला देता है वो पुलिस वाले अब नशे में इतने धुत हो जाते हैं, उनको होश नहीं रहता कि हम कहाँ हैं। अब वो लड़का वहाँ से राहुल राय फरार हो जाता है। लेकिन अब पुलिस उसको ढूंढती है। अब रांची जाता है तो रांची में बूटी बस्ती में जाता है, बूटी बस्ती चौक। और वहाँ पे जा कर के अब एक वहाँ के लोगों से कहता है कि मेरे को यहाँ पे रहने के लिए जगह चाहिए। अब लोग उस पर दया भाव से उसको जगह दे देते हैं कि यहाँ पे रह लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो बोलता है मैं कमाने खाने के लिए आया हूँ और मेरे को जगह चाहिए। अब लोग दया भाव करके उसको जगह दे देते हैं, फिर रहने लग जाता है। लेकिन फिर जैसे जैसे समय बीतता है, लेकिन एक दिन उसने एक लड़की को देखा। वो लड़की उसको पसंद आती है और लड़की पसंद करने के बाद अब फिर पीछे पीछे जाता है वो। लेकिन उस लड़की ने कुंडी लगाई नहीं, वो जाके घर में अपने सो जाती है। और अब उसी चीज़ का वो फ़ायदा उठाता है, क्योंकि अगर वो कुंडी लगा देती तो शायद उसके साथ ये हादसा ना होता। और उसके बाद हो जाता है, देखता है कि कुंडी खुली है, वो घर में घुसता है और फिर वो कुंडी लगाता है। अब कुंडी लगाने के बाद फिर उस लड़की के पास जाके वो सो जाता है। और सोने के बाद जैसे ही उस लड़की की आंखें खुलती हैं, जो कि 19 वर्षीय एक लड़की, उसकी आंखें खुलती है, वो चीखती है एकदम से, लेकिन तभी उसका गला दबा देता है। लेकिन गला तब तक दबाता है तब तक उसका प्राण निकलने को हो जाते हैं, तभी वो छोड़ देता है। अब एकदम से उसको सांस में सांस आता है और फिर वो देखती है कि मेरे तो प्राण ही निकल गए थे। फिर वो उसके कपड़े उतारने लग जाता है। वो लड़की डरी सहमी सी बोलती नहीं, लेकिन अब वो कपड़े उतारने के बाद उसके साथ रेप जैसी घटना को अंजाम देता है। लेकिन अब फिर वो उसके बाद उसका
ये सोचता है कि अब पिछला जो कांड किया था उसने, जो रेप जैसी घटना को अंजाम दिया था, तो सीमन से उसका पता चल गया था और उसको जेल हो गई थी, शायद अब की बार ऐसा ना हो जाए। अब फिर वो एक तार से उस लड़की को रेप करने के बाद गले में तार डाल के उसको मार देता है। मारने के बाद फिर वो सबूत खत्म करने के चक्कर में उस घर में जाते हुए आग लगा देता है, आग के हवाले कर देता है। और फिर जैसे ही सुबह होती है और लोग बाग इधर उधर जाते हैं, अब ठीक से दिन निकला नहीं था, अंधेरा था और दिन निकलने वाला था, तो लोग देखते इस घर में से कैसे आग निकल रही है और धुआं निकल रहा है। तो फिर लोग देखते हैं वहाँ पे, उसके बाद पुलिस को बुलाते हैं। लेकिन फिर पुलिस को एक और बात बताई उसने कि मैं एक चोरी करने के लिए गया था और उसके बाद जैसे चोरी की तो एक 9 साल की लड़की थी, उसके कमरे में मैं उसके साथ सो गया और फिर उसके बाद पता नहीं मेरे को क्या हो जाता था, लड़की देखते ही मैं, पता नहीं मेरे को क्या होता था, मैं उसके साथ सो ही जाता था। उसके बाद फिर उसने बताया कि वो लड़की की आंखें खुली और फिर मैं उसके बाद उसके रेप जैसी घटना को अंजाम देने की कोशिश करा था। उसकी मम्मी आई, फिर उसके बाद उसने मेरे सामने हाथ जोड़े तो मैंने उसको बकस दिया था, छोड़ दिया था। अब ये राहुल राय पुलिस के सामने सारी बातें बताता है, लेकिन फिर ये बिहार के नालंदा का रहने वाला था, जिसके पापा एक ऑटो ड्राइवर थे और माँ एक घर का घरेलू काम करती थी, सारा घर का काम करती थी, ये सारा इनका काम था। अब ये लड़का ये सारी बातें बताता है पुलिस के सामने। अब पुलिस फिर इसको कोर्ट में जैसे ही पेश करती है, जज ये सारी बातें सुन के, अब जज कहता है इसको फांसी की सज़ा तो है ही है, लेकिन इसको फांसी से तब तक नीचे नहीं उतारना तब तक ये मर न जाए फांसी पे, ये ध्यान रखना। अब उसको फांसी की सज़ा तो सुना दी गई, अब उसको फांसी अब तक तो ही नहीं है, लेकिन अब कब फांसी हो जाए इस चीज़ का उसको पता नहीं है। और फिर जिस हिसाब से उसने घटना को अंजाम दिया, अब चोरी करता था जिस घर में, उसी घर में अब लड़कियों का रेप करता था। तो ऐसी ऐसी मानसिकता के लोग हैं हमारे समाज में, और इस समाज में ऐसे लोगों को रहने की मेरे ख्याल से तो कोई ज़रूरत है नहीं। लेकिन आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बता देना। तो एक कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।